यदि प्रियंका जी एक सक्षम नेता हैं, तो उन्होंने अपने पहले चुनाव के लिए एक बेहद सुरक्षित सीट क्यों चुनी? करते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले हार चुकी है। नरेंद्र मोदी जी भी वडनगर से लखनऊ क्या ना बनारस आए ना चुनाव लड़ने के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी वालों को चुनौती देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा दिलवाएं और दोबारा से नरेंद्र मोदी जी वाराणसी की सीट पर खड़े हों, प्रियंका गांधी जी को वहां से उतार दें। उनको भी समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा नेता है नंबर। अरे नरेंद्र मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं बनारस में। अगर प्रियंका गांधी जी लड़ी होती तो नरेंद्र मोदी जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारे होते। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उनको कार्यकर्ताओं से दूर रखते हैं। जो आदमी लोगों से मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो, बिल्कुल, उसके ऊपर ये आरोप लगना, और जो आदमी 7000 किलोमीटर बस से सिर्फ लोगों से मिलने के लिए चला हो, उसके ऊपर ये आरोप चस्पा हो ही नहीं सकते। ये ख्वाहिश आपकी खींच में कब बदलती है, या ये ख्वाहिश आपकी गुस्से में जब आप पार्टी छोड़ते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि साहब राहुल जी से नहीं मिल पा रहे थे, तो ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास तो गलबैया कर करके रोज चाय पीते हैं बैठ कर। आपके यहाँ पर वामपंथियों का प्रभाव बढ़ गया है और उसकी वजह से पार्टी को संकट है। भाई एक कोई फोटो 1952 से लेकर के और 2014 तक किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की दिखा दीजिए जिसने किसी भी प्रधानमंत्री, मतलब खाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दल के प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ रखने की हिम्मत की हो, हिमाकत की हो, या उसकी हैसियत रही हो। एक फोटो आप दिखा दीजिए। क्या कभी कोई प्रधानमंत्री मार्केटिंग एजेंट की तरीके से काम कर सकता है क्या किसी भी देश का? तो जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हम मार्क्सवादी। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। जी नमस्कार। तो हम लोग अपने सीधे पहले सवाल पर आते हैं सुरेंद्र जी। प्रियंका जी ने वायनाड से नॉमिनेशन कर दिया है, ये उनका पहला चुनाव है। मतलब इससे लगता है कि उन्हें लोकतंत्र की बिल्कुल सीधी अनुभूति होगी इससे। अब प्रियंका जी 2019 से औपचारिक रूप से राजनीति में हैं। आधी आबादी और उसका हक, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इनका चुनावी परिणाम जो भी हुआ हो, लेकिन उनकी नीयत और राजनीति स्पष्ट हो चुकी है। हिमाचल जैसे चुनाव में वो अपनी नेतृत्व क्षमता भी साबित कर चुकी हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल ये है जो कुछ लोग पूछ रहे हैं, खासकर सत्ता पक्ष से, कि यदि प्रियंका जी एक सक्षम नेता हैं, तो उन्होंने अपने पहले चुनाव के लिए एक बेहद सुरक्षित सीट क्यों चुनी? ये मानते हैं इसका मतलब हमारे विपक्ष के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हम चुनाव जीत चुके हैं। अगर वो इस तरीके का आरोप लगाते हैं, ये बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले हार चुकी है। अगर इनको लगता है कि ये चुनाव लड़ने से पहले हार चुके हैं, तो फिर ये लोग अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेना। क्यों कर रहे हैं? 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं इसमें। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। अगर भरोसा रखती तो इस तरीके का अनर्गल और फिजूल की टिप्पणी नहीं करती। भाई 543 सीटें हैं। नरेंद्र मोदी जी भी वडनगर से लखनऊ क्या ना बनारस आए ना चुनाव लड़ने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी भी दिल्ली से गांधीनगर गए ना चुनाव लड़ने के लिए। हमने तो नहीं कहा। 10 जगह से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़े, हमने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें लोकतंत्र पर भरोसा है। कोई कहीं से भी लड़े, वो बिल्कुल लड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि संविधान की धज्जियां उड़ा करके हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये सारी चीजें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जैसे हम वैसे सब। वायनाड की सीट विशेष परिस्थितियों में खाली हुई। श्री राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े, रायबरेली से और वायनाड से। रायबरेली की सीट उन्होंने इसलिए रखी, दोनों जगह से जीते, अच्छे मार्जिन से जीते दोनों घर। लेकिन उन्होंने रायबरेली की सीट इसलिए रखी कि हमारी परंपरागत रूप से आजादी के बाद उस सीट पर कांग्रेस परिवार का ज्येष्ठ सदस्य, यानी वरिष्ठ सदस्य चुनाव लड़ता है और रखता है। तो वो उस परंपरा को कायम रखने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने रायबरेली सीट को रखा। श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा चुकी हैं, तो वरिष्ठतम सदस्य राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने रखा। जब वायनाड की सीट खाली हुई, तो हम लोगों ने उस पर परिवार का ही, यानी श्री राहुल गांधी जी जैसे कहा कि वायनाड को अब 1 नहीं 2 सांसद मिलेंगे, तो उस परंपरा को, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी को, वायनाड की जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी चुनाव वहां से लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी जी, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दूसरी बात आपने कही
कि राजनीतिक रूप से, तो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। प्रियंका गांधी जी आज से नहीं 35 साल से चुनाव लड़वा रही हैं। 35 साल हो गए हैं उनको लगातार चुनाव के उसमें आते हुए, चाहे वो रायबरेली का हो, चाहे वो अमेठी का हो, चाहे वो सीमित जगहों पर अन्य जगहों का। और 2017 के बाद तो सक्रिय रूप से पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में आ गई, चूंकि उनके बच्चे भी बड़े हो गए और उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेवारी से जैसी मुक्ति हुई, देश की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली, पार्टी की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली। आज की डेट भारतीय में जनता जी सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और जो आपका जो विपक्ष है वो सवाल सिर्फ इतना पूछ रहा है कि उन्होंने एक बेहद सुरक्षित सीट चुनी, जबकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही थी। वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वो वाराणसी से उनकी खबरें चलती रहीं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के सामने नहीं लड़ी। मतलब तमाम ऐसी बातें जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो अन्य जगह से चुनाव हार सकती थी, इसलिए उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा। उन्हें मालूम चलता कि वो यहाँ से जीत ही रही हैं, इस वजह से वो यहाँ खड़ी हुई, कोई रिस्क भाई, नहीं लेना चाहती थी। हम भारतीय जनता पार्टी वालों को चुनौती देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा दिलवाएं और दोबारा से नरेंद्र मोदी जी वाराणसी की सीट पर खड़े हों, हम प्रियंका गांधी जी को वहां से उतार देंगे। हम प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करेंगे कि आए और नरेंद्र मोदी जी के सामने वो लड़ेंगी और उनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका बिल्कुल ठीक। गांधी जी वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूरी हमें भरोसा है कि वो तैयार हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से वाराणसी की सीट पर भाजपा वालों से कहिए, अपने मित्रों से, कि वो क्या नाम नरेंद्र मोदी जी से सीट खाली कराएं, दोबारा नरेंद्र मोदी जी आ जाएं चुनाव लड़ने के लिए। उनको भी समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा नेता है। नंबर एक, जब हमारे अजय राय जी ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी लीड को 5 लाख से मात्र 1.5 लाख पर ला दिया। 7 राउंड में चुनाव में नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे थे और इतने बड़बोले लोग हो गए हैं, जनता पर भरोसा ही नहीं रहा इनको। इतने बड़बोले लोग हैं, अपने यंत्र पे, मंत्र पे, तंत्र पे भरोसा है, तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी 10-10 लाख वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं बनारस में। अगर प्रियंका गांधी जी लड़ी होती तो नरेंद्र मोदी जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारे होते। इस बात को समझ लीजिए, तय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। क्यों बिना वजह से सोते हुए शेर को जगा रहे हो? हम तो कहते हैं, आज मैं आपके चैनल से आधिकारिक रूप से मैं मांग करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बनारस की सीट से इस्तीफा दे दें। हम प्रियंका जी से अनुरोध करेंगे कि वो वहां से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, पता चल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, कुणाल भाई, नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन हैं। ये चाहते नहीं है कि क्या नाम ये प्रधानमंत्री रहे। 1.5 लाख से चुनाव जीते हैं, अब बता रहे हैं कि ऐसा बता रहे जैसे दुनिया में इनका डंका बज रहा है। भाई, रायबरेली से हम लोग 3 लाख से ऊपर से चुनाव जीते श्री राहुल गांधी जी। वायनाड से श्री राहुल गांधी जी 3 लाख से ऊपर से चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी जी कितने वोटों से चुनाव जीते हैं बनारस से, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो अपनी हद में रहें, हैसियत तो नहीं कहूंगा, हद में रहें। ठीक बात है। खैर, लोकतंत्र में हर एक सीट उतनी ही अहम है, जितनी बनारस है, उतनी वायनाड है, ये उतनी ही सारी सीटें हैं। यही यही तो हम भी कह रहे हैं सर। बिल्कुल। अगला सवाल सुरेंद्र जी, ये है कि लास्ट एपिसोड में हमारी हरियाणा पर बातचीत हुई थी और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के नेता और कांग्रेस के जो ओबीसी विंग के अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय यादव, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो कह रहे हैं कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उनसे दूर कर रखा है। अच्छा सुरेंद्र जी, खास बात यह है कि ये एक बड़ी आम शिकायत है। इसको आप यूपी में भी सुन सकते हैं, एमपी में भी सुन सकते हैं, तमाम जगहों पर इस बात को सुना जा सकता है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनको कार्यकर्ताओं से दूर रखते हैं। मेरा सवाल यह है कि हर कोई राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहता है और इसे वजह बनाकर पार्टी छोड़ देता है? मैं पूछता हूं कि ये क्या कोई नई बात है? क्या हर कोई नेहरू जी से मिल पाता था, इंदिरा जी से मिल पाता था? क्या सभी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी से मिल लेते हैं? हर कार्यकर्ता अपने टॉप लीडर से मिल लेता है क्या? इस बात को बेवजह तूल दे रही है पार्टी? पार्टी नहीं तूल दे रही है। मैं पहले इस प्रश्न के दो भागों में आंसर है। पहली जी। चीज तो जो कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने ट्वीट किया था, उसके हम्म। बाद उन्होंने अपने उस ट्वीट पे खेद व्यक्त करते हुए दूसरा ट्वीट भी किया। शायद वो हम्म। आपकी नजर में नहीं आया होगा। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ हार्ड शब्द इस्तेमाल कर दिए, चूंकि मैं हरियाणा की हार से व्यथित था, मैं अपने शब्द भी वापस ले रहा हूं और मुझे उन पर खेद है।
मैं 37 मैं लगातार मेरा खानदान क्या नाम कांग्रेस में रहा है और मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक कांग्रेस में रहूंगा। ये बाकायदा कैप्टन अजय सिंह यादव ने बाद में कहा है, उसको भी एक बार देख लीजिए। तो एक तो ये अजय सिंह यादव जी का हिस्सा हो गया कि वो हार के गम में थे, बेटा भी हार गया था चिरंजीव, तो वो एक कभी कभी इस तरीके से बातें आ जाती हैं। दूसरी बात जो आपने कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये बहानेबाजी, जिन लोगों को छोड़ के जाना है वो बहाने करते हैं कि हम राहुल जी से नहीं मिल सकते थे, फलाने से नहीं मिल सकते थे। वो और उस पार्टी में जाते हैं, राहुल जी से तो फिर आप चलते फिरते मिल सकते हैं। राहुल जी से तो आप 1 दिन में 2 दिन में उनकी व्यस्तता के अनुसार मिल सकते हैं, वो हर एक किसी से मिलते हैं। जो आदमी लोगों से मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो, बिल्कुल। उसके ऊपर ये आरोप लगना, और जो आदमी 7000 किलोमीटर बस से सिर्फ लोगों से मिलने के लिए चला हो, उसके ऊपर ये आरोप चस्पा हो ही नहीं सकते। और तीसरी बात, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, भाई हर चीज का इलाज जो है, या हर चीज का जो मल्टी लेवल लेयरिंग है हमारे यहाँ पर, कि कोई प्रदेश अध्यक्ष से मिल सकते, जिला अध्यक्ष से मिले, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष से, महासचिव से, सचिव से, संगठन सचिव से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से, या राहुल गांधी जी से मिलने में हर लेयर पे हर शिकायत का अपना अपना वो है कि निराकरण आपका अगर नीचे ही हो जाता है तो ऊपर जाने की आवश्यकता, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रिय नेता से मिलने का, उनसे हाथ मिलाने का, उनको छूने का, उनको देखने का, सबको, सारी कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन एक आकर्षण होता है। उस आकर्षण का हम सब लोग सम्मान करते हैं। हम अपनी पार्टी में सम्मान करते हैं और दूसरे दल के लोग अपनी पार्टी में सम्मान करते हैं। मैं ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी लोग चाहते हैं, हर आदमी चाहता है नरेंद्र मोदी जी से मिले। ऐसी बात नहीं, अपने नेता से सब लोगों को मिलने की ख्वाहिश रहती है, लेकिन ये ख्वाहिश आपकी खींच में कब बदलती है, या ये हम्म। ख्वाहिश आपकी गुस्से में, जब आप पार्टी छोड़ते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि साहब वो राहुल जी से नहीं मिल पा रहे थे, तो ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास तो गलबैया कर करके रोज चाय पीते हैं बैठ करके, वो चाहे रोहन गुप्ता हो, चाहे वो प्रमोद कृष्णम साहब हो, आचार्य जी। मैं इन सभी लोगों से, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, ये गौरव वल्लभ हो, इन लोगों की बात जिनकी करते हैं कि हम राहुल जी से नहीं मिल सकते थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस दिन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कितनी बार मोदी जी के साथ खाना खाया, कितनी बार चाय पी, कितनी बार उनको राय दी, कितनी बार वो सारी चीजें करी जो वो राहुल गांधी जी से चाहते थे। जरा एक बार उन लोगों से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपने कितनी बार मोदी जी से मिले आप। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली मुझे कभी कभी लगता है कि इस बात को बेवजह तूल ही देते हैं ताकि इसे मैं एलिटिज्म सहमत हूँ, और परिवारवाद से इसको जोड़ा जा सके, एक किस्म बिल्कुल का। मैं सहमत हूँ इस बात से। जी सुरेन जी, अगला सवाल है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चुनाव बस समझिए कि आ ही गया, लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है इसके साथ पैसे का खेल भी चुनाव में आ पहुंचा है। पुणे का वीडियो आपने देखा ही होगा, आपने ट्वीट भी किया था, वो तेजी से सर्कुलेट हुआ, जिसमें अनगिनत नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता इसको चुनावों के लिए इस्तेमाल करने वाली है। सुरेन जी, एक देश जो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा हो, या ये कहें कि उसमें इसे जानबूझकर ढकेला गया हो पिछले कुछ सालों में, वहां की जनता अगर भूख के लिए अपना वोट बेच भी देगी तो उसको उसका दोषी नहीं माना जा सकता। मेरा सवाल ये है कि विरोध दर्शाने के अतिरिक्त विपक्ष यानी कि कांग्रेस के पास इससे लड़ने का क्या उपाय है? देखिए, देश को भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग क्रॉनी कैपिटलिस्ट की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश के संसाधनों पर 1 2 5 लोगों का कब्जा करना चाहते हैं, और ये पैसा उसी आवारा कमाई का प्रतिफल है। ये मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, क्योंकि उस पैसे से ये वोट को खरीदना चाहते हैं, मत को आपके डेविएट करना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए खतरे का विषय है। इसमें एक तो अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है, विधिक कार्रवाई दूसरी बड़ी बात है, और तीसरी कार्रवाई चुनाव आयोग के दुर्भाग्य से आज की डेट में चुनाव आयोग संशय के घेरे में है। वरना किसी के यहाँ पे 25 करोड़ रुपया पकड़ा जाए और वो किसी दल का एफिलिएशन हो, तो उस आदमी को तो आपको चुनाव लड़ने से बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पर तो एक नोटिस तक जारी नहीं कह रहे साहब, इनकम टैक्स ने नोटिस कर दिया होगा। तो मेरा ये मानना है कि आज बहुदलीय लोकतंत्र खतरे में है। हम सब की जिम्मेवारी है इस लोकतंत्र को, खाली कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है। कांग्रेस तो अपना काम कर रही है,
कांग्रेस तो आपके पास भी जा रही है, चुनाव आयोग के पास भी जा रही है, पुलिस के पास भी जा रही है, इनकम टैक्स के पास भी जा रही है, जो भी हमारे पास विधिक तरीके हैं और सामाजिक तरीके हम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को दबाव बनाने के लिए दुर्भाग्य से चुनाव आयोग, हमारा मेन स्ट्रीम का, जिसको तो मेन स्ट्रीम का रह नहीं गया, लेकिन मेन स्ट्रीम का मीडिया जो खबरें दिखाता है, कितनी खबर आई उसकी, उसमें आप इस चीज को देखिए। अगर किसी में कोई जरा सा भी बहस हुई हो, एक भी कोई डिबेट हुई हो, तो मुझे बता दीजिए। तो ये जितने लोग इसके जिम्मेवार हैं, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, और एक ना एक दिन इन सब लोगों का भी हिसाब होगा। ये सब लोग भी उस पे खड़े होंगे, और तब समय इनसे जरूर पूछेगा कि जिस वक्त आपको सत्य के साथ खड़ा होने की जरूरत थी, उस वक्त आप सत्ता के साथ क्यों खड़े थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही आप क्रोनी कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भाजपा है और जो संघ है, वो उसको इस तरीके से पेश करता है कि आप और आपकी पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है, और आपके यहाँ पर वामपंथियों का प्रभाव बढ़ गया है, और उसकी वजह से पार्टी को संकट है। आप आजादी के बाद अगर ध्यान से देखेंगे, पीएसयू बनाना अगर कोई मार्क्सवाद का काम था, तो आपके सामने जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी गोद में आज ये लोग बैठे हुए हैं, आज जिनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, ये शुरुआत हमारे जमाने से हुई। उस वक्त ये लोग देश के लिए काम करते थे, आज देश की सरकारें इनके लिए काम कर रही हैं। ये अंतर आया है, सबसे बड़ा अंतर ये आया है। हमारे लिए काम, आप बताइए कुणाल भाई, एक कोई फोटो 1952 से लेकर के और 2014 तक किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की दिखा दीजिए जिसने किसी भी प्रधानमंत्री, मतलब खाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी दल के प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ रखने की हिम्मत की हो, हिमाकत की हो, या उसकी हैसियत रही हो। एक फोटो आप दिखा दीजिए। 10 फीट दूर रह करके लोग बात करते थे, चाहे वो जवाहरलाल जी से हो, चाहे इंदिरा गांधी जी से हो, चाहे राजीव गांधी जी से हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से हो। लेकिन ये पहला 2014 के बाद का दौर आया, जिसमें एक बड़े उद्योगपति ने पीठ पर हाथ रखने की हिम्मत की, और इससे हाथ रखा हुआ है पीठ पर कि मैं क्या बताऊं। ये पहला ऐसा दौर है कि कोई प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री था, तो 3 दिन तक एक उद्योगपति के बेटे की शादी में था। मतलब ये हैरानी, इस पे कोई चर्चा नहीं करता, ये हैरानी की बात है। पहले उद्योगपति हमारे जमाने के, लेकिन ये उद्योगपति पहले देश के लिए काम करते थे। इनकी अपनी हिम्मत नहीं होती थी देश को किसी भी तरीके की बात करने की। हमारी सरकारों से ये लोग अपने नियम कानून के लिए मिलते थे आकर के, हम लोग बात कर। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि देश की सरकारें इनके लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी एज अ मार्केटिंग के रूप में, आप देखिए ना, अभी वो एक अफ्रीकन कंट्री था जिसके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि साहब मुझसे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और फिर मैंने उस डेलीगेशन को बुलाया। आप बताइए, श्रीलंका के मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर ने क्या कहा कि मुझे अडानी को काम देने के लिए दबाव डाला प्रधानमंत्री जी ने। बांग्लादेश में जो अडानी जी ने को करने के लिए कहा, किसने कहा। आप देखिए, आप चीज, क्या कभी कोई प्रधानमंत्री मार्केटिंग एजेंट की तरीके से काम कर सकता है क्या किसी भी देश का? नहीं कर सकता। आपने भी कभी नहीं सुना होगा। तो बिल्कुल। जब हम ये सवाल उठाते हैं, तो हम मार्क्सवादी हो जाते हैं। पहली चीज तो मार्क्सवाद कोई गाली नहीं है, लेकिन जो लोग मार्क्सवाद के तरीके की बात करते हैं, जो वामपंथी तरीके की बात करते हैं, उनको पहले गहरी समझ तो होनी चाहिए ना मार्क्सवाद के हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले। बिल्कुल। और पढ़ते नहीं। मुझे लगता है सुरेंद्र जी, कि वो जो है पश्चिमी मार्क्सवाद और भारतीय समाजवाद के बीच का जो मौलिक अंतर है, उसको समझ ही नहीं पाए। वो किसी भी उनको चीज को नहीं समझना समझ पाते, वो किसी चीज को ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं। वो जॉम्बीज हैं 2-2 रुपए के। ठीक है सुरेंद्र जी, हमारी बातचीत इसको यहीं खत्म करते हैं।